हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोडिग्नाइटर को सेटअप कैसे किया जाए और इंस्टॉल कैसे किया जाए, और उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर सेटिंग अप कोडिग्नाइटर, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर में PHP इंस्टॉल्ड हो, और या फिर PHP नहीं तो आपके पास XAMPP या LAMP स्टैक जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप इस XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो उसकी वेब ऑफिशियल साइट से। आप यहाँ से जाके XAMPP को इंस्टॉल कर लोगे तो ये क्या करता है, आपको पूरा एक सेटअप प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर सर्वर, MySQL और PHP ये सब आपको इंस्टॉल मिलती है। तो आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लोगे। और सेम केस अगर आप लिनक्स यूज़र हो, उबंटू यूज़र हो, तो आप लैम्प स्टैक डाउनलोड करोगे और उसको आप यूज़ करोगे। और अगर आप लाइनक्स में हो तो आप एक काम और कर सकते हो, आप इन तीनों चीज़ों को इंडिविजुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि PHP को आपने इंस्टॉल कर लिया थ्रू टर्मिनल, आप टर्मिनल से PHP इंस्टॉल कर सकते हो, sudo apt install PHP, और जो उसका जो वर्जन है ऐसे करके इंस्टॉल कर सकते हो। और सिमिलरली आप कंट्रोलर से ही अपैची एंड MySQL को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि डिपेंडेंसीज हैं फॉर यूजिंग कोडिग्नाइटर। MySQL को तो नहीं कहूँगा, बट इन केस अगर आप चाहते हो कि एक डायनेमिक वेबसाइट बनाओ और डाटाबेस वगैरह यूज़ करो, तो इन दैट केस यू विल नीड MySQL ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिग्नाइटर को इंस्टॉल करने के लिए हमको कोडिग्नाइटर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहाँ से हमको कोडिग्नाइटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे कोडिग्नाइटर इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमको एक लिंक दिख रहा है, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन कोडिग्नाइटर 3.11 डॉक्यूमेंटेशन। हमको यही वर्जन अभी इंस्टॉल करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने ये पढ़ रखे हैं तो मैं सीधे डाउनलोडिंग कोडिग्नाइटर में जाऊँगा। इसके बाद जो करंट वर्जन है उसका, यानी कि जो हमको कोडिग्नाइटर 3 का जो करंट वर्जन चाहिए उस पर मैं क्लिक करके, तो आफ्टर डाउनलोडिंग कोडिग्नाइटर जिप फाइल, हमको उसकी जो फाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसको हमको करना है क्या, इसको कॉपी करके हमको अपने जो /var/ww/html इस फोल्डर के अंदर जाके हमको वो फाइल पेस्ट कर देनी है, जो कि मैंने यहाँ पे कर दी है। उसके बाद क्या है, अगर आप लाइनक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको इस फोल्डर के अंदर इस कोडिग्नाइटर की फाइल को रखना है। बट अगर आप लाइनक्स यूज़ नहीं कर रहे हो, विंडोज़ में हो, तो आप जो भी स्टैक यूज़ कर रहे हो, मोस्टली आप XAMPP यूज़ कर रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, XAMPP के अंदर जाके जो उसका htdocs फोल्डर है उसके अंदर ये जिप फाइल डाल दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए जो आपका मनपसंद हो। जैसे कि मैं इसको देता हूँ कोड इग्नाइटर डेमो। उसके बाद हम सिंपली इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। उसके लिए जिसको नहीं पता है वो सिंपली टाइप कर सकते हैं कोड एंड डॉट टू ओपन ए करंट फोल्डर इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो यह करेगा कि हमारे करंट फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर हमको 3 फोल्डर दिख रहे हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम एंड यूज़र गाइड। जो यूज़र गाइड वाला फोल्डर है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है जो इसके साथ ही आपको डाउनलोडेड मिलती है, जिसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी अभी के लिए। आप चाहे तो इसको रख सकते हो, बट प्रोजेक्ट पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको सिंपली इसको डिलीट कर देना है। तो आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे और अगर टाइप करोगे लोकल होस्ट /कोडिग्नाइटर डेमो, तो आपको ये वेलकम पेज शो होगा जो कि कोडिग्नाइटर का डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पे से यूज़र गाइड वाला फोल्डर डिलीट कर दिया जिसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी आगे। तो अब आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि
कोडिग्नाइटर पे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है और किस फोल्डर का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं जो कि एप्लीकेशन और सिस्टम 2 हैं यहाँ पे जो हमको दिख रहे हैं। तो उस पर जो सिस्टम फोल्डर है उस पर हमारा कोई काम नहीं होता है, ये कोडिग्नाइटर के सिस्टम फोल्डर है जहाँ पे जो कोडिग्नाइटर की लाइब्रेरीज़ होती है, फाइल्स होती है, वो यहाँ पे होती हैं जिनको हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमको ढेर सारे फ़ोल्डर दिख रहे हैं जैसे कि कैशे, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर एंड मैनी मोर्स। तो आपको मैं एक एक करके इन सारे फ़ोल्डर के फंक्शन समझाता हूँ और किसका क्या यूज़ है वो चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैशे फ़ोल्डर है ये बेसिकली यूज़ होता है कि अपनी जो वेबसाइट है या कोई पेज है उसको हम कैशे कराना चाह रहे हैं तो वो कैशे होकर यहाँ स्टोर हो जाती है। और जो अगला फ़ोल्डर है वो कॉन्फ़िग फ़ोल्डर है जो कि काफ़ी यूज़फुल है और इसको आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स हैं, कुछ फाइल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक autoload.php वाली फ़ाइल है, इसका आप काफ़ी यूज़ करोगे। बेसिकली यहाँ से आप पैकेजेस वगैरह को ऑटो लोड कर सकते हो, लाइब्रेरीज़ को ऑटो लोड कर सकते हो, ड्राइवर, हेल्पर, कॉन्फ़िग, लैंग्वेजेस एंड मैनी मोर्स। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप कुछ हेल्पर्स होंगे जो आप लोड करोगे यहाँ पे, तो आप सिंपली उन हेल्पर्स का नाम पास कर दोगे एंड आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू लोड दैट हेल्पर। आपको उस हेल्पर को लोड करने की वहाँ पे डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होगी। और लाइब्रेरीज़ में भी सेम है, जैसे आप कोई लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर रहे हो या कोई कोडिग्नाइटर की ही लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है, डाटाबेस, ईमेल एंड सेशन। तो आप इनको इसी फॉर्मेट पे डाल के यहाँ पे अगर आप रखते हो तो ये जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अपने आप लोड हो जाती हैं, आपको मैनुअली इसको लोड करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही एक कॉन्फ़िग फ़ाइल है, यहाँ पे हम अपना बेस यूआरएल सेटअप करते हैं, जो भी हमारे जो वेबसाइट है उसका रूट है या ये कहें कि जो भी डोमेन है वो हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। और चलिए देखते हैं। और यहाँ पे एक फ़ाइल है constant.php जिसका आप यूज़ करोगे कांस्टेंट डिक्लेयर्स करने के लिए। तो कोई भी कांस्टेंट्स आप डिक्लेयर करना चाहते हो आप डायरेक्टली इस फाइल पे मतलब इनिशलाइज़ कर सकते हो उसको एंड देन आफ्टर आप प्रोजेक्ट पे उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। उसको डिक्लेयर करने का तरीका कुछ ऐसा है जो कि मोस्ट ऑफ दी PHP डेवलपर्स या यूज़र्स को पता ही होगा कि कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगली फ़ाइल है डेटाबेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरे पास करते हैं और जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी एक एरे है तो हम यानी कि एक डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। इन केस अगर हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस हैं एंड अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि उनमें से उन सारे डेटाबेस में से हमको कभी ना कभी किसी डेटाबेस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन दैट केस हम इंडिविजुअली भी डेटाबेस को लोड करवा सकते हैं एंड एक्टिव ग्रुप करके जो यहाँ पे वेरिएबल है उस पर हम उस डेटाबेस का नाम सेटअप कर देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा वहाँ पे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमने इसको कोई लोकल या डिफ़ॉल्ट कोई भी नाम दे रखा है और हम चाहते हैं कि यही डेटाबेस हमेशा लोड हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसका नाम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करेगा। तो आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पहले होस्ट नेम पास करोगे, जैसे कि इन आवर केस और मोस्ट ऑफ द केस में लोकल होस्ट ही होता है। उसके बाद जो आपके डेटाबेस का यूज़र नेम है, उसके बाद जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पास करोगे और डेटाबेस का नाम जिससे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे पास करोगे। ठीक है, ठीक है, बस आपको इतना ही करना है और आपका डेटाबेस कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे और भी फाइल्स हैं जैसे कि हुक्स को आप यहाँ पे इनिशलाइज़ कर सकते हो यूज़ करने के लिए। हुक्स के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो उसके डॉक्यूमेंटेशन में। बेसिकली हुक्स का काम होता है, आप हुक्स को बेसिकली लिंक कर सकते हो किसी भी एक्शन के दौरान, यानी कि जैसे आप चाहते हो कि अगर मैं इस URL पे जाता हूँ और उससे पहले कुछ काम हो जाए तो उसके लिए हम हुक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं
जैसे ताकि क्या हो कि कोई भी कोड एग्जीक्यूट होने से पहले अगर हम कोई कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे उस कोड को। तो ये प्रोजेक्ट में हर चीज़ के लिए लग जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे हुक डाल दिया है किसी भी कॉमन चीज़ के लिए, तो ईच टाइम जब भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पे तो वो हुक स्टार्ट हो गई होगा, चलेगा ही चलेगा। और यहाँ पे एक और फाइल है routes.php नाम से। यहाँ पे बेसिकली हम राउट्स डिक्लेयर करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कंट्रोलर या अपने फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। तो इसका मेनली जो काम होता है वो होता है कि हम अपने URLs को शॉर्टन कर लें और उसको मोर यूज़र फ्रेंडली बनाएं। तो यहाँ पे 3 राउट्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर्ड होते हैं। तो पहला है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर। यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि कोई कंट्रोलर है जो आपका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही लोड हो जाए जब भी कोई भी यूज़र आपकी साइट पे आता है और आपकी जो साइट का डोमेन है उसको एक्सेस करता है, तो उस टाइम पे जो कंट्रोलर लोड होना है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। एक होता है 404 ओवरराइड। अगर आप चाहते हो कि अगर 404 एरर शो हो और जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पेज शो होता है 404 एरर का, उसको ना शो करा के आप अगर कोई कस्टम अपना 404 एरर का पेज शो कराना चाह रहे हो तो उसका आप जो पाथ है और कंट्रोलर का नाम है वो आप यहाँ पास कर सकते हो। और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे ट्रांसलेट URI डैशेस। अगर अभी तो ये फ़िलहाल फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है। अगर आप इसको ट्रू कर देते हो तो आप क्या करते हो कि कोई भी अगर फंक्शन है कोडिग्नाइटर में जो कि ऐसे डिक्लेयर्ड है my_ फंक्शन फंक्शन। तो अगर आप इसको एक्सेस करोगे कोडिग्नाइटर में थ्रू ब्राउज़र, तो आपको पहले करना पड़ेगा, पहले कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा। इन आवर केस अगर हम मान लें हमारे कंट्रोलर का नाम राउट है, देन हमको उस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आवर केस वो उसका नाम है माई फंक्शन। तो अगर हम इसको फॉल्स रहने देते हैं तो हमको इस तरीके से उसको डालना पड़ेगा my_function टाइप करके। बट अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो हम अंडरस्कोर की जगह यहाँ पे डैश यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी URL को रीडेबल बनाता है और काफ़ी क्लीन लुक प्रोवाइड करता है। तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली राउट्स भी डिक्लेयर कर सकते हो हर एक फंक्शंस के लिए और कंट्रोलर्स के लिए। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो कोडिग्नाइटर है वो MVC पैटर्न पे बेस्ड है, तो उस पर हमको 3 फोल्डर्स जो हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड होते ही होते हैं, जैसे कि कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज़। तो जो भी आपके कंट्रोलर्स है वो कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर आएंगे। जैसे यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट welcome.php नाम का कंट्रोलर्स है, और जो भी आपके मॉडल्स है जिसका आप यूज़ करोगे डाटाबेस से इंटरेक्ट करने में वो आपके यहाँ पे आएंगे। और जो भी आपकी व्यूज़ फाइल है जो आप लोड कराओगे या जो वेबसाइट पे दिखेगी वो आपकी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे आएगी। तो ये तो क्लियर है। और कोडिग्नाइटर का जो कोर फोल्डर है इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको रहने देते हैं। और हेल्पर्स जो फोल्डर है ये बेसिकली हेल्पर्स क्रिएट करने के लिए होता है। तो हेल्पर्स होते क्या हैं? हेल्पर्स बेसिकली फाइल्स होती हैं, PHP फाइल्स होती हैं जिस पे आप कुछ फंक्शंस डिक्लेयर कर देते हो जो कि आप थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट कहीं पे भी एक्सेस कर सको। तो अगर आपको उन हेल्पर्स को किसी कंट्रोलर पर यूज़ करना है तो आपको पहले उस हेल्पर को लोड करना पड़ेगा कोडिग्नाइटर में। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, $this load हेल्पर, और उसके बाद जो भी हेल्पर का नाम है हेल्पर नहीं। तो ऐसे करके आपको उसको उस कंट्रोलर पे लोड कराना पड़ेगा, और इसके बाद ही आप उस हेल्पर का जो भी फंक्शन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप नहीं चाहते हो कि आप ऐसा कुछ करें, बार बार हर कंट्रोलर पे जाके उसको लोड कराएं, तो उससे बचने के लिए आप जो कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जो मैंने autoload.php फाइल बताई थी, इसके अंदर आप उस हेल्पर को ऑटो लोड करवा सकते हो। तो आपको मैनुअली उसको हर जगह जाके लोड नहीं करवाना पड़ेगा।
तो ये तो हो गया हमारे हेल्पर्स। उसके बाद जो हुक्स होते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और उसको कॉन्फ़िगर आप कॉन्फ़िग फाइल पे करते हो, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और लैंग्वेज जो फ़ोल्डर है ये बेसिकली हमारी या किसी की भी वेबसाइट में जो मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। तो उस पर आप फ़ोल्डर्स क्रिएट करके उस लैंग्वेज के जो भी उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल है या नेम है वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ ए एरे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लाइब्रेरीज़ फ़ोल्डर पे। तो लाइब्रेरीज़ फ़ोल्डर का काम क्या होता है, यहाँ पे हम अपनी कस्टम लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लाइब्रेरीज आर दी PHP फाइल्स। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कोई फ़ाइल क्रिएट कर दूँ, PHP फाइल क्रिएट कर दूँ, और उसको मैं चाहूँ तो कहीं पे भी लोड करा के उसके जो भी फंक्शन हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली लाइब्रेरीज़ का यही काम होता है। जो लॉग्स फ़ोल्डर है वो बेसिकली आपके एरर लॉग्स करने के लिए काम आता है। आप कॉन्फ़िग में जाके एरर इनेबल कर सकते हो, और उसके बाद तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यू कैन इनेबल एरर लॉगिंग बाय सेटिंग ए थ्रेशोल्ड ओवर 0, द थ्रेशोल्ड डिटरमाइन व्हेन व्हाट गेट लॉग थ्रेशोल्ड ऑप्शंस। तो आपको बेसिकली अगर मतलब एरर लॉगिंग को इनेबल करना है तो आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर 0 है तो वो डिसेबल्ड होगा, अगर आप 1 रखते हो तो जो माइनर्स एरर हैं वो लॉक करेगा, अगर आप 2 रखते हो तो और भी जो एरर्स हैं उनको भी लॉक करेगा, अगर आप 4 करते हो तो लगभग जो भी एरर्स होते हैं चाहे वो जो भी हो वो सारे के सारे वो लॉक करेगा। तो रिकमेंडेड तो यही होता है कि आप 1 पे इसको रखें, क्योंकि अगर आप 4 पे रखोगे तो ये बहुत सारे एरर लॉक करेगा, और उससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा स्पेस यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप इसको 1 पे रखिए। ठीक है, तो अब आते हैं मॉडल्स पे। मॉडल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पे कस्टम PHP फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसका आप यूज़ करोगे डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में। और जो हमारा थर्ड पार्टी फ़ोल्डर होता है, यहाँ पे बेसिकली हम थर्ड पार्टी जो भी लाइब्रेरीज़ होती हैं वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्ट्राइप को यूज़ करना चाह रहे हो या वेलफे को यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसकी जो भी फाइल है उसको आप यहाँ पे रख दोगे, और उसके बाद उसको आप बाय क्रिएटिंग ए लाइब्रेरी आप यहाँ पे वो फाइल रख के उसके बाद एक लाइब्रेरी बना के इस फोल्डर पे जाके अगर आप उसकी लाइब्रेरी बना दो और उसको अपने प्रोजेक्ट पे अपने कंट्रोलर पे लोड कराओ तो वो ज़्यादा बेटर होता है और रिकमेंडेड होता है। तो इस तरीके से आप थर्ड पार्टी फोल्डर को यूज़ कर सकते हो। और जो ये सिस्टम फोल्डर है इसका भी आपको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो इसको हम रहने देते हैं अभी। और चलिए देखते हैं हम कोडिग्नाइटर में अपने फंक्शंस को कैसे एक्सेस करते हैं। तो जैसे मैंने लोकल /कोडिग्नाइटर 3 डेमो, तो ये हमको डायरेक्टली हमारे जो हमारा डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज है वो उसने हमको शो कर दिया है। और मैं बताता हूँ ये चला कैसे। आप राउट्स फोल्डर पे आओगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है जो हमारा वेलकम है। तो जब भी हम अपनी साइट के रूट पे आएंगे तो वो उस डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर को लोड कर देगा। तो देखते हैं पहले कंट्रोलर में जाके ये कंट्रोलर है कि भी नहीं है भी या कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जैसा हम देख सकते हैं वेलकम नाम की एक फाइल बनी हुई है और यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का फंक्शन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई कंट्रोलर कॉल करते हो तो और उसके आगे किसी फंक्शन का नाम प्रोवाइड नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका इंडेक्स फंक्शन वहाँ पे अगर डिक्लेयर होता है तो उस फंक्शन को लोड कर देता है। से इन आवर केस यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन डिक्लेयर्ड है और यहाँ पे हम एक व्यू लोड करा रहे हैं। तो ये जब भी हम इस वेबसाइट के रूट पे जाते हैं तो ये हमको डायरेक्टली ये जो पेज है वो लोड करा के देता है। इन केस अगर हम कोई दूसरा फंक्शन बनाएं, पब्लिक फंक्शन हेलो, और यहाँ पे हम मान लीजिए कुछ भी काम कराना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अगर आपको ये फंक्शन एक्सेस करना है इस कंट्रोलर के तो आप कैसे करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पहले करना पड़ेगा कंट्रोलर का नाम जो कि वेलकम
उसके बाद जो फंक्शन का नाम है जो कि है हेलो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा ये जो URL है वो चला नहीं। उसका रीज़न मैं बता दूँ, जो हमारा कोड इग्नाइटर है उसमें जो भी रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी की सारी हमारी index.php से होके जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइल एग्जीक्यूट होती है, देन आफ्टर हम जो भी कंट्रोलर वगैरह वगैरह कुछ भी हैं उस पर वो रिक्वेस्ट पास होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे index.php नाम पास नहीं किया है, इसलिए हमको ये फाइल एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे index.php डाल देते हैं देन वो फंक्शन लोड हो जाएगा। तो बट जब हम अपनी ये वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे तो हम चाहेंगे नहीं कि हम यहाँ पे ऐसे index.php पास करें इन एवरी URL टू एक्सेस आवर फंक्शंस और आवर कंट्रोलर। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको हाइड करा सकते हो। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली सर्च करना है रिमूव index.php इन कोड इग्नाइटर, एंटर करोगे। उसके बाद आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे। तो यहाँ पे एक इसने .htxis का एक कोड लिखा हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हो index.php की डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो मैं क्या करूँगा कि अपने प्रोजेक्ट के रूट पे जाऊँगा। इन आवर केस हमारे प्रोजेक्ट का रूट यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा .htxis। इसके बाद जो मैंने यहाँ से कोड कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और देन एंटर। और उसके बाद अगर आप इस फंक्शन को ऐसे एक्सेस करोगे तो ये तो चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हम नहीं चाह रहे कि index.php को बार बार अपने राउट पे डालना, तो आप इसको अचीव कर पाओगे ऐसे। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।